सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 1 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के अगेंस्ट कुछ हार्श स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जैसे क्रिटिसाइज़ किया है कि इंडिया को कि काफ़ी ज़्यादा हाई टैरिफ लगाता है इंडिया, जो अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। दूसरा कि काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ यूएस का। और तीसरा कि जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स हैं। और जो चौथा बोला उन्होंने कि जो है एक्यूज़ किया इंडिया को कि जो है मेंबरशिप जो उसकी ब्रिक्स की है इंडिया की, वो एज ए एंटी अमेरिकन बताया है ना। और 25% टैरिफ भी लगा दिया है जितनी भी इंपोर्ट्स होंगे अमेरिका में इंडियन गुड्स पे, ठीक है। तो और भी क्या किया इन्होंने, सैंक्शन लगाया है कि जो है 6 इंडियन कंपनीज पे सैंक्शन लगाया है और 5 नेशनल्स पर जो है सैंक्शन लगाया है एनर्जी ट्रेड करने के लिए ईरान के साथ, है ना। और यूएस और पाकिस्तान का ट्रेड कॉपरेशन की बात करें तो ट्रंप ने रिवील किया एक नया एनर्जी कॉपरेशन, है ना। न्यू एनर्जी कॉपरेशन किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो इंडिया के पीएम, जो पाकिस्तान के पीएम है शहनवाज शरीफ, उन्होंने इसको हिस्टोरिक बताया। और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है कि पीयूष गोयल जी ने काउंटर किया ट्रंप को, बोला कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है और एश्योर किया पार्लियामेंट को कि जो है गवर्नमेंट इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो एसेस कर रही है और टॉक्स एक्सपोर्टर्स और एमएसएमईज के साथ हो रही हैं। और इंडिया रिमेन कमिटेड टू विकसित भारत 2047, ठीक है, और सेल्फ रिलायंस पे। तो इंडिया यूएस ट्रेड के स्टैट्स की बात करें तो टोटल जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों के बीच में वो $186 बिलियन है ना। और अगर सरप्लस देखें इंडिया के फेवर में कितना है तो $41 बिलियन जो है सरप्लस इंडिया के फेवर में है। तो अभी इंडिया और यूएस फ्री टॉक ट्रेड एग्रीमेंट जो है टॉक्स चल रही हैं, जो लॉन्च की गई थी फरवरी 2024 में। और वो भी अभी अनसर्टेन दिख रही हैं क्योंकि ट्रम्प की लेटेस्ट जो टोन है उससे, है ना। और क्या एक्यूज़ किया कि बाई करता है इंडिया मिलिट्री और एनर्जी प्रोडक्ट्स रशिया से, है ना। फिर नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप तेलंगाना स्पीकर ओवर पेंडिंग डिफेक्शन पिटिशन अगेंस्ट 10 बीआरएस एमएलएज। तो हुआ क्या, तेलंगाना में 10 जो बीआरएस के एमएलएज हैं उन्होंने 2024 में रूलिंग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन फाइल की गई, है ना, और एंटी डिफेक्शन लॉ के में जो है। और लेकिन असेंबली स्पीकर ने कई महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है विद इन 3 मंथ्स इन डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई एक्शन लेना होगा। तो ये क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ? तो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली 10th शेड्यूल में डिफाइंड है और इसे 56 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। तो कब कब डिस्क्वालीफाई हो सकता है कोई भी एमपी या एमएलए है, तो उसके ग्राउंड्स हैं कि अगर वो वॉलंटरीली जो है वो गिव अप कर देता है अपनी पार्टी की मेंबरशिप। अगर कोई एमपी एमएलए अपनी पार्टी छोड़ देता है या पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाता है तो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और दूसरा है कि अगर अपनी पार्टी के विप के खिलाफ जाता है, ठीक है, गोइंग अगेंस्ट द विप ऑफ द पार्टी, तो भी जो है एंटी डिफेक्शन लगता है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट अगर एमपी या एमएलए है ना, इलेक्ट होने के बाद जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उसे डिस्क्वालीफाई माना जाता है। और अगर कोई नॉमिनेटेड जो है मेंबर है, ठीक है, अगर वो विद इन 6 मंथ कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो अलाउड है। लेकिन अगर 6 मंथ के बाद ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाइड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी होता है कि मर्जर क्लॉज जिसको बोलते हैं कि अगर 2/3 मेंबर्स जो है एमएलएज जो है वो पार्टी जो है मर्ज हो जाते हैं दूसरी पार्टी में, है ना, एक पार्टी से निकल के, तो वो अलाउड है। और वो 2/3 जो नंबर पूरा करते हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, है ना। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ पे कौन डिसीज़न लेता है? तो ये लोकसभा में स्पीकर लेते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन। तो वहीं यहाँ पे स्पीकर डिसीजन नहीं ले रहे थे कुछ, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना है। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे हिमाचल कैबिनेट गिव्स नॉट फॉर ओबीसी रिजर्वेशन इन सिविक पोल्स। तो अब अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं हिमाचल में। तो अब तक सिर्फ एससी और एसटी और वुमेंस को रिजर्वेशन मिलता था सिविक पोल्स में, और अब कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि ओबीसीज़ के लिए भी रिजर्वेशन अप्रूव किया गया है ना।
फिर यहाँ पे एक स्टडी दी गई है, नियरली 77% दिल्ली वुमेन सीकिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन स्टडी। तो एक स्टडी की गई, उसमें बोला गया कि 77% जो इनफर्टाइल वुमेन है वो डिप्रेशन से गुजर रही हैं, है ना, इन कंपैरिजन टू 23% जो फर्टाइल वुमेन्स हैं वो डिप्रेशन में थी। और ये बेसिकली बोला गया कि दिल्ली का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो सबसे कम है इंडिया में, और फास्टेस्ट डिक्लाइन जो टोटल फर्टिलिटी रेट का है वो दिल्ली में हुआ है। रीज़न बताते हैं इन्फ्लेशन का, ठीक है, और ज़्यादा वुमेन जो है वर्कफोर्स में है ना, आ रही हैं, और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग और इनफर्टिलिटी इश्यूज़ और बेटर मेंटल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो ये सारे रीजंस बताते हैं कि फास्टेस्ट डिक्लाइन क्यों हुआ है दिल्ली में। और इमोशनल सपोर्ट मैटर करता है उनके लिए, बोलते हैं कि वुमेन्स जिनको कि स्पाउजल सपोर्ट, फ्रेंड इन लॉज या सिमिलर इश्यूज़ फेस करने वाले दोस्त मिले, उनका मेंटल हेल्थ बेटर था, और लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट से ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन हुआ। तो रिकमेंडेशन बोलते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम को सिर्फ फिज़िकल ट्रीटमेंट नहीं, है ना, बल्कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना चाहिए, और पीयर सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए जिसमें बेटर कोपिंग वुमेन्स जो है एज स्ट्रेटजी शेयर करें। काउंसलिंग सर्विसेज जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए, जो इनफर्टिलिटी के स्ट्रेस को कम कर सकें और एग्जॉस्टिंग ट्रीटमेंट जर्नी के लिए जो है प्रिपेयर कर सकें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, न्यू ट्रांसजेंडर पॉलिसी इन तमिलनाडु सीक्स टू अमेंड की लॉज। तो तमिलनाडु की 2025 की ट्रांसजेंडर पॉलिसी के बारे में हाइलाइट्स हैं जो कि सीएम ने वहाँ के रिलीज़ किए हैं। उन्होंने बोला कि जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, ताकि जो ट्रांसजेंडर्स हैं और इंटरसेक्स पर्सन्स उनको लीगल इनहेरिटेंस का जो है राइट मिल सके, और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ख़िलाफ़ कानून पर और ज़्यादा सख्ती से अमल किया जाएगा कि फैमिली, पार्टनर या फिर सोसाइटी द्वारा होने वाला कोई भी वायलेंस है उसको टारगेट किया जाएगा। और एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो भी होंगे उसमें नेम और जेंडर चेंज का राइट इंश्योर किया जाएगा, है ना, एज़ पर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। और क्या इनको सपोर्ट मिलेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स में जो है ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स पर्सन को प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, तो हाउसिंग स्कीम में प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरा, फ्री हाउस साइट पट्टास दिए जाएंगे, और शॉर्ट स्टे होम्स बनाए जाएंगे स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, मोदी टू इनॉग्रेट साइंस कॉन्फ्रेंस टू मार्क एमएस स्वामीनाथन्स बर्थ सेंटेनरी। तो यहाँ पे बेसिकली मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे, एक जो है एक रिलीज़ करेंगे, रीप्रिंट है मिस स्वामीनाथन का 2011 की जो बुक है, इन सर्च ऑफ, बेसिकली यहाँ पे इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस, ठीक है। तो अभी बायो हैप्पीनेस है क्या? बायो हैप्पीनेस ये कॉन्सेप्ट है जो कॉइन किया गया था एमएस स्वामीनाथन के द्वारा, और इसका मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ना, उसको सस्टेनेबली जो है यूज़ करना है, ताकि हम अपनी फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकें, इनकम को इम्प्रूव कर सकें, और रीस्टोर कर सकें इकोलॉजी को, और एनहेंस कर सकें क्वालिटी ऑफ लाइफ को। तो ये मतलब है बायो हैप्पीनेस का, है ना, कि ऐसे बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करना कि ताकि ये सारे एम अचीव हों। और तो एमएस स्वामीनाथन जी को बेसिकली क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, एक तो पहले उन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं उनको, है ना, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट और राइस का इंट्रोडक्शन किया उन्होंने, और जो यूज़ किया साइंस जो फार्मिंग में, ताकि जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी को कंबाइन करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का विज़न दिया। और इन्होंने ही बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था एवरग्रीन रेवोल्यूशन का। एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब फूड प्रोडक्शन बढ़ाना तो ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट करते हुए, है ना। तो इस आइडिया को कहा गया है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें क्वालिटी और जो सस्टेनेबिलिटी है दोनों ही हो, है ना। तो ये सब कंट्रीब्यूशन है थोड़े बहुत उनके, और उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज़ सब मिल चुका है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, स्टेशन इन लद्दाख बिगिंस रिसर्च टू स्टिमुलेट लाइफ ऑन मार्स। तो यहाँ पे होप मिशन के बारे में है, होप मिशन बाय प्रोटोप्लैनेट लद्दाख में, है ना। तो प्रोटोप्लैनेट क्या है? प्रोटोप्लैनेट एक बेंगलुरु बेस्ड स्पेस रिसर्च और साइंस आउटरीच कंपनी है
उसका ये मिशन है होप, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि इसका मिशन कहाँ पे है, लद्दाख में है। लद्दाख में कहाँ पे, सोकर लद्दाख। तो इसकी कंडीशंस बेसिकली सिमिलर हैं मून और मार्स के एनवायरनमेंट जैसी, है ना, मून और मार्स के एनवायरनमेंट जैसी। तो पर्पस क्या है कि फ्यूचर जो मैन्ड मिशन होगा मून और मार्स के लिए, यहाँ पे ट्रेनिंग और प्रिपरेशन के लिए जो है इम्पोर्टेंट होगा, है ना। और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी को जो है यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो क्योंकि सिमिलर एनवायरनमेंट मून और मार्स जैसा, है ना, तो यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। तो क्या होगा अब होप मिशन में, सेलेक्टेड क्रू मेंबर्स जो होंगे 10 दिन तक यहाँ पे रिसर्च करेंगे, स्टेशन पे रहेंगे। आइसोलेशन मिशन रहेगा जहाँ लोग बिना आउटसाइड कांटेक्ट के रहेंगे। इन पर जो है बेसिकली साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल टेस्ट होंगे और ह्यूमन बिहेवियर, हेल्थ और सर्वाइवल स्किल्स एनालाइज की जाएंगी। तो इसरो ने भी इसमें पार्शियल फंडिंग दी है, कैंडिडेट सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी जो है एडवाइजरी सपोर्ट दिया है। तो सोकार को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे मून और मार्स जैसे जियोलॉजिकल फीचर्स भी हैं, है ना, और हार्श कोल्ड और ऑक्सीजन डिफिशिएंट एनवायरनमेंट है, और आइडियल है सिमुलेट करने के लिए एक टाइप से डीप स्पेस कंडीशन को। तो यहाँ पे ट्रेनिंग करी जा सकती है ना। फिर यहाँ पे ईवीएम्स आर टैम्पर प्रूफ, इलेक्शन कमीशन सेज आफ्टर वेरिफिकेशन। तो इलेक्शन कमीशन ने 2024 का जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन था उसके बाद जो है चेकिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है ईवीएम्स का। तो उसमें मेन पॉइंट्स बोले कि ईवीएम्स जो है वो टैम्पर प्रूफ है और सभी मशीन्स ने डायग्नोस्टिक टेस्ट पास किया, और जो वीवीपैट हैं उन स्लिप्स को भी काउंट जो है परफेक्टली जो है वो मैच हो गया। और तो ये 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में चेक किया गया ये, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटर किया। कहा कि कोई भी मिसमैच या फिर मालफंक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ, मशीन्स बिल्कुल सही और रिलायबल पाई गई, ऐसा इन्होंने बोला। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट डिलीवर्ड टू नेवी। तो यहाँ पे बेसिकली इंडियन नेवी को एक नया फ्रिगेट मिला है जिसका नाम है INS हिमगिरी, है ना। और ये बेसिकली बनाया है गार्डन्स रीच शिपयार्ड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा, है ना। और ये कम्प्लीटली इंडिया में बनाया गया, तो सिंबल है आत्मनिर्भर भारत का भी। और ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर बनाया गया 3rd फ्रिगेट है ना। और जो ये मल्टी मिशन वॉरशिप है ना, फ्यूचर मैरीटाइम चैलेंजेस को टैकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन, एर्गोनॉमिक स्ट्रक्चर और एडवांस कॉम्बैट सिस्टम से लैस है ना। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ट्रम्प नेगोशिएशन टीम फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया, यूएस ऑफिशियल्स। तो हुआ क्या है कि बेसिकली यहाँ पे यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा है इंडिया जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम इंडिया के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेटेड है, और इंडिया ने ट्रेड टॉक्स जो है वो स्लो कर दिए हैं। शुरू में इंटरेस्ट दिखाया बट फिर डिले करते रहे। तो यूएस ने 25% टैरिफ भी इंडिया पे लगा दिया है ना। और एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाई है रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए। सस्ता ऑयल ख़रीदता है इंडिया रशिया से और फिर उसे रीसेल करता है, ऐसा उन्होंने बोला। और तो ये भी उन्होंने बोला कि इंडिया हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट ग्लोबल एक्टर। तो यूएस प्रेशर बनाना चाहता है इंडिया पर ताकि यूएस के जो ट्रेड डिमांड्स है वो मान ले इंडिया। अमेरिका ने पहले जापान, यूके, ईयू के साथ भी रिसेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स किए और अब इंडिया के साथ भी सेम करना चाहता है। तो इंडिया के लिए बेसिकली इंडिया एक्सपोर्टर जो है एक्सपोर्ट्स पर जो है बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकता है, और यही वक्त है इंडिया को स्ट्रेटजिक क्लैरिटी और ट्रेड नेगोशिएशन स्ट्रेंथ दिखाने का अपनी, है ना। फिर जो नेक्स्ट है वहाँ ये आर्टिकल है बेसिकली नजेस फ्रॉम द कोर्ट, साइलेंस फ्रॉम द कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया जिसमें वोटर लिस्ट को जो है अपडेट किया जा रहा है और हर वोटर को अपना सिटीजनशिप प्रूफ देना होगा सिर्फ 1 महीने के अंदर, है ना, विदिन 1 मंथ। तो नहीं देने पर जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है हटा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि अभी नए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत क्या है ना, और इतने कम समय में जो है लोग डॉक्यूमेंट कहाँ से देंगे, और जब गरीब लोग जो है या रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं उनका क्या होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने इसके जवाब में क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि एक टेक्निकल रिवीजन है लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये डिसीज़न करोड़ लोगों को जो है वो एक्सक्लूड कर सकता है ना, और स्पेशली उनको जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट नहीं है ना, और आधार या राशन कार्ड तो भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और
डेमोक्रेसी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बोलते हैं कि ये एक बड़ी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट दिखाता है। जहाँ पहले सिटीजन्स को डिफ़ॉल्ट में एलिजिबल माना जाता था, अब उन्हें अपना राइट्स प्रूव करना पड़ेगा। और क्या ये पहली बार हो रहा है, तो बोलते हैं कि नहीं, असम में भी ऐसा एनआरसी प्रोसेस जो है पहले हो चुका है ना। प्रोसेस देखा गया जहाँ थाउजेंड्स ऑफ बंगाली जो मुस्लिम्स हैं उनको डी वोटर डिक्लेयर किया गया, कुछ लोग इवन स्टेटलेस भी हो गए। और जिम क्रो अमेरिका जैसे पैरेलल्स की बात करते हैं कि ये सिचुएशन कुछ हद तक यूएस के जिम क्रो लॉज जैसी लग रही है, जहाँ लीगल टूल्स यूज़ करके ब्लैक्स का वोटिंग राइट्स छीन लिया गया था, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स जो हैं कहते हैं कि जैसे लाल बहादुर हुसैन केस हो गया, है ना, 1995 का, या मोहम्मद रहीम अली केस हो गया 2024 का, कि ड्यू प्रोसेस के बिना जो है डिसएनफ्रेंचाइज जो है नहीं किया जा सकता। विदाउट ड्यू प्रोसेस कैन नॉट बी डिसएनफ्रेंचाइज, ठीक है। यानी सिटीजनशिप से वंचित नहीं रखा जा सकता। तो सिटीजनशिप एक राइट है, फेवर नहीं। आगे क्या हो सकता है, आगे बोलते हैं कि वोटिंग सिर्फ जो है अर्बन टेक सेवी मिडिल क्लास का प्रिविलेज बन जाएगा। गरीब, डिस्प्लेस्ड या माइनॉरिटी लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, और पॉलिसी मेकिंग उन्हीं के लिए होगी जो वोट कर सकते हैं, है ना। तो यही सब पॉइंट्स इस आर्टिकल में पूरा बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, द हायर यूएस टैरिफ प्लेस इंडिया एट रिलेटिव डिसएडवांटेज। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया से आने वाले सभी गुड्स पर 25% का टैरिफ प्लस पेनल्टी लगाई है। और इसका रीज़न उन्होंने रशिया से जो है ऑयल और रशिया से एनर्जी और डिफेंस डील को बताया। और वार्निंग पहले से थी, ट्रम्प ने पहले भी इंडिया को हाई टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स पर नाराज़गी दिखाई थी। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है मंडे को बोला था कि जो है डील अभी और नेगोशिएशन मांगती है। और इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री भी मिनी डील पर कुछ बोल नहीं रही। और ट्रम्प का बेसिकली ये बदलता हुआ मूड दिखा रहा है कि पहले इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनर वाले शब्द थे, अब ट्रम्प कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेड है ना। और पाकिस्तान से तेल खरीदने की बात भी छेड़ दी उन्होंने। और शायद वो अपने डील जो मेकर इन चीफ हैं इमेज पर उनका हर्ट हो गई है उनकी। इसलिए मेन इशू क्या है कि यूएस चाहता है कि इंडिया अपना टैरिफ कम करे और सब सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट का एक्सेस दे अमेरिका को, है ना। एक तो पहले टैरिफ कम करे इंडिया, और जो एग्रीकल्चर और डेयरी है उसके लिए मार्केट अमेरिका के लिए खुले चाहता है। इंडिया कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट इससे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और स्पेशली जो फार्मर्स और डेयरी के मामले में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। यूएस अब तक जो है इंडिया का एक्सपोर्ट, एक्चुअली यूएस अब तक इंडिया के एक्सपोर्ट्स का 20% हिस्सा जो है यूएस को जाता है, और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने से इंडिया का डिसएडवांटेज बढ़ सकता है, स्पेशली कॉम्पिटिटर्स जैसे वियतनाम हो गए, इंडोनेशिया, फिलीपींस के मुकाबले, है ना। और मल्टीपल इंडियन ट्रेड एसोसिएशंस ने कंसर्न दिखाया है इस पर। तो आगे क्या बोलते हैं कि अभी तो जो मिनी डील जो है वो अनलाइकली है ना। और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने से इंडिया को डिसएडवांटेज जो है वो बढ़ गया है, और स्पेशली कॉम्पिटिटर्स जैसे वियतनाम, फिलीपींस के मुकाबले, है ना। और इंडियन नेगोशिएटर्स को एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना होगा ताकि एक फेयर और स्ट्रेटजिक ट्रेड डील जो है हो सके, है ना। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ने जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के मामले में 3 बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, है ना। और ये रिफॉर्म्स मेनली 3 से 6 साल के जो है बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में प्री स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो बोलते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का एक्सपेंशन कैसे हुआ कि पहले सिर्फ आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है 14 लाख जो है ही पब्लिक थे, है ना, पब्लिक सर्विस देते थे। और अब जो है बाल वाटिका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नाम से गवर्नमेंट स्कूल्स में प्री स्कूल क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं बाल वाटिका नाम से। और समग्र शिक्षा स्कीम के थ्रू जो है फंडिंग दी जा रही है। हर स्टेट का इम्प्लीमेंटेशन अलग है, कुछ यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना। और जो चैलेंजेस बताते हैं इसके कि जो है टीचर्स का रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग और रिसोर्स की काफ़ी कमी है इसमें, है ना। और दूसरा बताते हैं, ये तो फर्स्ट था, दूसरा बताते हैं कि आंगनवाड़ी से स्कूल की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है
कि पेरेंट्स का ट्रस्ट स्कूल पर जो है ज़्यादा हो रहा है, ट्रस्ट जो है स्कूल पर ज़्यादा हो रहा है। तो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी छोड़कर, है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री स्कूल क्लासेस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो एम्प्टी हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं। और थर्ड बताते हैं, तो अब और क्या है इसमें सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसका, पोषण भी पढ़ाई है ना, ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, पोषण भी पढ़ाई है। इस इनिशिएटिव में क्या है कि आंगनवाड़ी में भी एजुकेशन इंक्लूड करने के लिए जो है ये लाया गया था कि आंगनवाड़ी में भी एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाए। और वार्निंग है कि स्कूल प्री स्कूल क्या है कि स्कूल प्री स्कूल को ज़्यादा एकेडमिक ना बनाएं, है ना, खेल कूद प्ले बेस्ड लर्निंग सेंटर्स में रहें, है ना, ये बोला गया है। और थर्ड जो इसमें बोला गया है कि 0 से 3 साल के जो बच्चे पर फोकस किया गया है और होम विजिट्स पे फोकस किया गया है कि अब आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है 3 से 6 साल की जगह 0 से 3 साल के बच्चों और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उन पर फोकस कर रहे हैं थ्रू जो है होम विजिट्स, घर घर जाके। और उड़ीसा में जो है कि रिसर्च में ये होम विजिट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं। और पोषण अभियान के बारे में बोलते हैं, पोषण अभियान ये भी 1000 दिनों का इम्पोर्टेंस जो है वो हाईलाइट करता है ना। इसमें चैलेंजेस बोलते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है ऑलरेडी वर्कलोड में है ना, ऑलरेडी वर्कलोड में है और उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए। तो इसमें बोलें कि जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें 2020 की, तो बोलते हैं कि एक गेम चेंजर हो सकता है अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो 3 से 6 साल के लिए हों जिसमें बाल वाटिका हो, और आंगनवाड़ी सेंटर 0 से 3 साल के लिए हो प्लस मदर केयर हो उसमें, है ना। इससे जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर में इक्वालिटी और क्वालिटी दोनों ही इम्प्रूव होंगे। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, कैन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग फोर्स रिच नेशंस टू पे फॉर हिस्टोरिकल एमिशंस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा कि सभी जो कंट्रीज़ हैं उनको ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना होगा और रिच जो कंट्रीज़ हैं उनको वल्नरेबल नेशंस को सपोर्ट देना होगा, है ना। और जो रूलिंग है वो इन्फोर्सेबल नहीं है ना, इन्फोर्सेबल नहीं है, सिर्फ एक लीगल ओपिनियन है ये, एक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है वो। तो टेड नॉर्डहॉस का क्या व्यू है कि जो है क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को प्रूव करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग किसी भी कंट्री को फोर्स नहीं कर सकता, है ना। और सॉवरेन कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, चाइना, इंडिया अपने एनर्जी सिस्टम्स जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कहने पर नहीं बदलेंगे। और आनंद ग्रोवर का क्या व्यू है कि रूलिंग का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई नहीं होगा लेकिन डोमेस्टिक कोर्ट्स में यूज़ हो सकता है उसका व्यू। और ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिक्स और इन्फोर्समेंट जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है, जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ओपिनियन है उनका। और रिच कंट्रीज जैसे यूएसए जैसे ये सब ऑलरेडी जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स को वो इग्नोर करते हैं, है ना। और डेवलपिंग नेशंस को जो है सेल्फ रिलायंट, डेवलपिंग नेशंस जो है उनको जैसे इंडिया हो गया उसको सेल्फ रिलायंट होना होगा, रेपरेशंस का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन में यही बोलते हैं कि जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग से ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जो लोकल कोर्ट्स और एक्टिविस्ट हैं इससे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं प्रेशर करने के लिए गवर्नमेंट को, है ना। और रियल सॉल्यूशन है कि सेल्फ एक्शन लो, क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो और डेवलपमेंट पे फोकस करो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, है ना। और यानी कि सेल्फ रिलायंट बनो। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, निसार हैज़ कैप्ड अ डिकेड लॉन्ग बायलैटरल एफर्ट्स ऑफ नासा एंड इसरो। तो जैसा कि पता है आपको कि निसार सैटेलाइट इसरो और नासा ने मिलके बनाया है। निसार सैटेलाइट ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना। तो अब ये लॉन्च हुआ 30 जुलाई को। किस रॉकेट से? GSLV F-16 रॉकेट से। निसार सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश, जो कि एक जॉइंट मिशन है नासा और इसरो का। निसार वर्ल्ड का पहला रडार सैटेलाइट है जिसमें नासा ने जो है L बैंड और इसरो ने S बैंड रडार कंबाइंड है ना। इसरो का S बैंड और नासा का L बैंड कंबाइंड है। और ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस को छोटे से छोटे चेंजेस सेंटीमीटर लेवल तक जो है वो
डिटेक्ट कर सकता है, और क्लाउड्स और फॉरेस्ट के बीच से भी, है ना। और हर 12 दिन में जो है ये जो है हर 12 दिन में एक जगह पर वापस जाकर डेटा कलेक्ट करेगा अंडर सेम लाइटनिंग कंडीशन। तो साइंस का यूज़ क्या है कि निसार का डेटा जो है हेल्पफुल होगा किन किन चीज़ों के लिए, अर्बन सब्सिडेंस के लिए, शहरों का यानी कि जो अर्बन सब्सिडेंस हो जाता है, और मैनग्रोव मैपिंग के लिए, ग्लेशियर मूवमेंट के लिए, क्रॉप सॉइल हेल्थ के लिए, लैंड यूज़ चेंज मॉनिटर करने के लिए, डिज़ास्टर रिस्क को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो इन सब चीज़ के लिए यूज़ होगा। और ये जो डेटा रहेगा फ्री रहेगा, पब्लिक होगा, है ना, और यूज़फुल रहेगा गवर्नमेंट और साइंटिस्ट के लिए। तो इंडिया के लिए क्या जो है ये मायने रखता है कि इसरो का जो GSLV MK2 रॉकेट है जिससे ये लॉन्च किया गया है ना, और वो एक बड़ा अचीवमेंट है। इसरो ने हाईटेक S बैंड रडार बनाया, पर कई की पार्ट्स जैसे कि 12 मीटर रिफ्लेक्टर और सॉफ्टवेयर नासा ने बनाए। इंडिया को जो है फ्यूचर में और इक्वल पार्टनरशिप के लिए एडवांस मटेरियल, डीप स्पेस टेक और साइंटिफिक एजेंडा सेटिंग में और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। तो बोलते हैं कि जो है अपना चैलेंजेस क्या हैं कि आगे कि के बैंड ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्लाउड बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग पर जो है और क्विक पब्लिक रिलीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, ताकि स्टेट एजेंसीज टाइमली यूज़ कर सकें। क्लाउड बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग और भी क्विक जो है पब्लिक रिलीज़ करना होगा। और 2023 के बाद से जो है जो इस सिंथेटिक अपर्चर रडार वाले सैटेलाइट्स हैं उनको प्लान करना होगा, और प्राइवेट यूज़ के लिए रूल सेट करने पड़ेंगे, है ना। तो ये बोलते हैं, ये चैलेंजेस हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे वो है वाई द वर्ल्ड नीड्स बेटर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सिलिकन सोलर पैनल है और जो ग्रीन हाइड्रोजन है, क्या बेटर टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। तो आज के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो जो सोलर फोटोवोल्टेइक्स है वो है ना। तो ये 1954 में जो है इन्वेंट हुई थी, 1954 में, और अब हर जगह लगाई जा रही है। लेकिन इनकी एफिशिएंसी जो है की बात करें तो सिर्फ 15 से 18% ही के अराउंड होती है, और जबकि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो 40% से ज़्यादा की एफिशिएंसी पे जा चुकी हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो सिलिकॉन पैनल्स हैं ये ज़्यादा जगह लेती हैं, एरिया काफ़ी लेती हैं, ठीक है, और काफ़ी लैंड जो है काफ़ी लिमिटेड है, हमारे पास लैंड लिमिटेड है। तो साथ ही ये टेक्नोलॉजी स्लो है, और जो है टेक्नोलॉजी ये स्लो है, और ग्लोबल एनर्जी जो डिमांड है वो फास्ट बढ़ रही है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बोलते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन ये एक क्लीन फ्यूल है ना, क्लीन फ्यूल है जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से जो है वाटर को तोड़कर बनाया जाता है। लेकिन अगर वो लो एफिशिएंसी सिलिकॉन पैनल्स यूज़ होते हैं तो पूरा प्रोसेस एक्सपेंसिव और एफिशिएंट हो जाता है। जैसे कि अगर ये यूज़ होगा तो पूरा प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगा, और इनएफिशिएंट भी रहता है, एफिशिएंसी कम रहती है ना। तो अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, तो अल्टरनेटिव्स में बताते हैं कि यहाँ पे हाई एनर्जी सोलर पैनल्स जैसे कि क्या, गैलियम आर्सेनाइड और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं वैसे ही आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस होता है, और ग्रीन अमोनिया या मेथनॉल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये सब सॉल्यूशन बताते हैं, ऑल्टरनेटिव्स बताते हैं। तो बोलते हैं इंडिया को क्या करना चाहिए कि यूरोप जैसे कंट्रीज़ जो है RFNBO पे काम कर रहे हैं, यानी रिन्यूएबल फ्यूल्स विदाउट बायोमास। तो रिन्यूएबल फ्यूल्स विदाउट बायोमास जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। तो इंडिया को भी फ्यूचरिस्टिक जो है टेक्नोलॉजी में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस हो गया, इसमें इन्वेस्ट करें, और हाई एफिशिएंसी पैनल्स में इन्वेस्ट करें, ताकि हम भी जो है एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट हो सकें उसमें एनर्जी में। तो ग्रीन हाइड्रोजन और जो सिलिकॉन पैनल्स है अच्छे हैं, लेकिन दुनिया को अब स्मार्टर
और एफिशिएंट सॉल्यूशंस की ज़रूरत है ना, जैसे कि ये सब बता रहे हैं यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट जो है यहाँ पे म्यांमार एंड्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी प्लान्स टू होल्ड इलेक्शन बाय ईयर एंड। तो इमरजेंसी बेसिकली म्यांमार में मिलिट्री सरकार ने 2021 से चली आ रही इमरजेंसी को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया है ताकि 2025 के एंड तक इलेक्शन कराए जा सकें। और आर्मी ने बोला है कि इमरजेंसी के एंड होने के 6 महीने के अंदर इलेक्शन होगा, यानी दिसंबर तक, है ना। और तो पावर रिशफल हो रहा है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल 2021 के कूप के बाद बनाया गया था उसे डिसॉल्व कर दिया गया है। अब पावर ट्रांसफ़र हो गई है नेशनल डिफेंस स्टेट काउंसिल को, है ना। तो बैकग्राउंड क्या है कि 1 फरवरी 2021 में जो वहाँ की ऑंग सैन सू की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलिट्री ने हटा दिया था, और मिलिट्री ने इलेक्शन फ्रॉड बोला था, जबकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने ऐसे किसी फ्रॉड को कंफर्म नहीं किया। तो प्रॉब्लम क्या है इलेक्शन में कि सिविल वॉर चल रहा है, कंट्री के लार्ज एरियाज़ में मिलिट्री के अगेंस्ट रेजिस्टेंस और जंग जारी है, और फ्री और फेयर इलेक्शन का डाउट है कि ऑपोजिशन ग्रुप्स का कहना है कि ये इलेक्शन ना तो फ्री होगा ना फेयर होगा, है ना। और तो एक टाइप से सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी है। इमरजेंसी हटाने के बावजूद असली पावर मिलिट्री के पास है, और दुनिया भर के देश इलेक्शन को फेक या अनफेयर कह सकते हैं अगर वायलेंस और रिप्रेशन जारी रहा तो। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल क्रैक्स एमर्ज इन द इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया यूएस रिलेशन हमेशा से ही 21st सेंचुरी में उसको डिफाइनिंग पार्टनरशिप कहा गया है, लेकिन अब दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगे हैं, और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से नहीं बल्कि डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की वजह से भी है। तो ट्रंप की अमेरिका फ़र्स्ट और जो मोदी की इंडिया फ़र्स्ट पॉलिसीज़ के बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैश है ना, और दोनों अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटीज़ देते हैं, जिससे स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट मुश्किल हो गया है। और रशिया और ईरान का कनेक्शन बोले तो यूएस को इंडिया के जो रशिया और ईरान के साथ क्लोज टाइज पर ऑब्जेक्शन है, जबकि इंडिया का कहना है कि हर देश अपने स्ट्रैटेजिक कंपल्शंस होते हैं उसके। यूएस पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखता है, लेकिन इंडिया को वो छूट नहीं देता, है ना। और ट्रेड और मार्केट फ्रिक्शन की बात करें तो इंडिया का जो है मार्केट यूएस के लिए हमेशा एक पोटेंशियल गोल्ड माइन रहा है, लेकिन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ और मेक इन इंडिया पुश ने जो है इस एक्सेस को लिमिटेड कर दिया है। और यूएस एक फुल मार्केट ओपनिंग चाहता है इंडिया का, पर इंडिया केयरफुल अप्रोच ले रहा है। और पाकिस्तान और टेररिज्म की बात करें, जब इंडिया पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर आइसोलेट करना चाहता है तो यूएस ने उसे काउंटर टेररिज्म पार्टनर के रूप में वापस एक्सेप्ट किया है, और ये इंडिया को सही नहीं लगा, है ना। तो इंडिया चाहता है कि वो मल्टी अलाइनमेंट करे, रशिया, यूक्रेन, इज़राइल, ईरान, क्वाड, ब्रिक्स सबके साथ, पर यूएस को ये नॉन कमिटल अप्रोच कंफ्यूजिंग लगता है ना। तो बोल सकते हैं कि इंडिया और यूएस टाइज अब सिर्फ पॉजिटिव हेडलाइंस तक सीमित नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग अलायंस और स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ के बीच एक साइलेंट स्ट्रगल चल रहा है, जिससे पार्टनरशिप और भी थोड़ी अब फ्रेजाइल लगने लगी है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिस्कस किया। सो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा माय चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।